तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, MCQ की वीडियो एक वीडियो और है बस, इसके अलावा अगर वो देखनी है प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। और अगर आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए चाहिए, वेबसाइट के ऊपर मैंने लिख रखे हैं सारे के सारे, cclchapter.com। इस वेबसाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको ये क्वेश्चंस लिखे हुए मिल जाएंगे। दोनों मीडियम के हैं सारे का सारा। अगर तुमको लग रहा है भैया मैं टाइम खोटी कराऊंगा वीडियो में, तो आप इस वेबसाइट से भी प्रिपेयर कर सकते हो, वो आपके ऊपर है फिर पूरा। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। अब देखो शुरू तो करते रहेंगे भाई, काफ़ी लंबी वीडियो जाने वाली है अपनी, लगभग 30-40 मिनट की तो मान के चलो। बट हाँ, अपना जो है पहला पर्पस है, अपने को जो डाउट है वो क्लियर रहने चाहिए। आपको जो है पहले ही बता देता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को सिलेबस का नहीं पता है, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर 14, ये तीन जो पार्ट हैं आपके किताब के अंदर से, नंबर ये जो है ये विभाजन वाला है, इसमें तो कुछ खास है ही नहीं, और ये मुगलों वाला चैप्टर है। ठीक है, तो ये तीन चैप्टर हैं जो कि आपके सिलेबस में अब की बार नहीं आ रहे हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, पक्का है ये कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इनकी टेंशन आपको छोड़ देनी है कि भैया इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन एक मस्त चीज़ बताऊं तुमको, ये कोई नहीं बताएगा। चैप्टर 12, चैप्टर 14, ये दो चैप्टर एग्जाम में वैसे भी नहीं आते। मतलब बोर्ड वालों ने काट दिए हैं, लेकिन जब ये काटे हुए नहीं थे, मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं थे जिस टाइम पे, उस टाइम पे भी इनमें से कुछ आया नहीं है पेपरों में। बस आपका मामू बना दिया कि भैया चलो ठीक है, तुम खुश हो जाओगे, दो चैप्टर याद नहीं करने, वैसे भी कुछ नहीं आता। हाँ, ये वाला चैप्टर बहुत खूबसूरत था और इसमें से बहुत क्वेश्चन आते थे, बट ये वाले चैप्टर को इन्होंने हटा दिया है। इसमें मुगलों की कहानी है, मुगलों के बारे में थोड़ा सा बकवास छापी हुई है, तो वो जो है यहाँ पे इस चैप्टर में आपको मिल जाएगी। अब ये वाले में से बहुत कुछ है, जो भी जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है उनके ऊपर मैंने लिख भी दिया है। ओएस एक आध क्वेश्चन छूट भी गया होगा, भरोसा नहीं है, बट आपको वो बता दिया मैंने, ये चैप्टर सिलेबस से बाहर, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि भैया ये मेरे सिलेबस से नहीं है, इन तीन चैप्टर्स में से है, तो आप उनको उन क्वेश्चंस को याद करना छोड़ सकते हो। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन। अब कई सारे क्वेश्चन आएंगे, 3-4 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। सैंपल पेपर देख लेना, वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है मैंने सैंपल पेपर, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कितने लॉन्ग आएंगे, कितने शॉर्ट, कैसे क्या आएगा, सारा आइडिया लग जाएगा आपको। अभी लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत रिपीट होते हैं भाई। अगर आपको जो है आलसपना आ रहा ना याद करने में, यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 50 हैं 4 सेटों के लिए, और आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। एक एक क्वेश्चन जो है, हो क्या रहा है, एक साल को छोड़ के अगले ही साल उसी क्वेश्चन को चिपका दे रहे हैं। ये जो पहले नंबर पे क्वेश्चन देख रहे हो ना, लगभग 25 पेपरों में से 8 पेपरों में आ रखा है। इतने बुरे हाल हैं कि रिपीट रिपीट रिपीट। अब मैं सब पे ऐसे लिख देता ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम घबरा जाते भैया मामू बनाने पे आ गए, ये CCL वाला कुछ नहीं पास करवाने वाला। तो इसीलिए मैंने बहुत लिमिटेड क्वेश्चन पे लिखे हैं, जो कि क्राइटेरिया मैंने डाला 3+, जो 3 से ज़्यादा पेपरों में आए उन्हीं के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा। नहीं तो 2-2 बार तो बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको सारे करने हैं 50 के 50। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर को जरूर पढ़ लेना, पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ना है, छोड़ना नहीं है बीच में से कि भैया चलो क्वेश्चंस कर लेता हूँ या वो कर लेता हूँ। पहले चैप्टर को समझना है, अगर जिन्होंने नहीं समझ रखा है, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी ट्विक कर देते हैं क्वेश्चन को, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसको डिटेल में पढ़ना। बाकी आपकी मर्जी है, बाकी से क्वेश्चन भी कर लोगे, काम चल जाएगा। चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार से इतिहास कह लो, अतीत कह लो की बात है, तो पुनर्निर्माण करते हैं। पुरातत्वविद हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अनुमान किस तरह लगाते हैं? वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? हड़प्पा सभ्यता में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की सूची की चर्चा कीजिए। हड़प्पा के लोगों की जीविका निर्वाह प्रणाली पर एक टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी के अंदर हमें बताना वो जीविका कैसे चलाते थे, खेती बाड़ी करते, वो सारी चीज़ें आपको बकवास छाप देनी है जो जो आपने पढ़ी हुई है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, कुछ ऐसी ही है, ठीक है भैया हमको कुछ लेना देना है नहीं उनसे, तो आपको सारा बताना है कि वो जीवन यापन कैसे करते, मनोरंजन, टाइम पास, सब कुछ, सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी के बारे में बताना है एक्चुअल में आपको। हड़प्पा संस्कृति के पतनों के कारणों पर चर्चा की है। ये इस क्वेश्चन को तो रट लो, मैं समझने के लिए बोल रहा, रट लो, क्योंकि इतना ही बार आ चुका है। अब जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन को ऐसे ही जो है
इसी स्टाइल में पूछा जाए आपसे जो है अलग अलग तरीके घुमा भी सकते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा बहुत, ज़्यादा ट्विक नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत, लेकिन आपको समझ आ जाएगा एट द एंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद में कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि सब जो हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा सभ्यता है, वो बर्बाद कैसे हुई, उसके कारण हमको बताने हैं। अब कारण कितने बताने, कितने याद करने हैं, तो आपको कम से कम 8 पॉइंट के आसपास तक याद करने हैं। अगर 8 पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है, 5 तो मिनिमम है, ठीक है, 5 और उससे ज़्यादा, 8 के बीच में जितने आपको मिले पॉइंट्स पढ़ लेना। बहुत काम का क्वेश्चन और बहुत बार दिया जा चुका है, लगभग 60% एग्जाम्स में ही आया हुआ है, तो देख लो इतना काम का पर्सन है ये। हड़प्पाई लोगों द्वारा मनके बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री और मनके बनाने की विधि को स्पष्ट कीजिए, यानी कि मनके बनाने में क्या क्या सामान वो इस्तेमाल करते थे, वो कैसे बनाते थे, सारा कुछ बताना है। क्या आप इस बात से, इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात से सहमत हूँ। अब सहमत होते हुए आपको बताना है भैया, वो नालियाँ वालियाँ, वो सारी चीज़ें थी ना जो, उनके बारे में बताने की, उनकी बढ़िया थी, वो था, ये था। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले कच्चे माल पर प्रकाश डालिए कि कच्चा माल कहाँ से क्या आता था, क्या चीज़ें थी, वो सारी बतानी है आपको इसमें। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए और चर्चा कीजिए कि वे किस प्रकार प्राप्त किए जाते होंगे, मतलब कहाँ से उनको जो है कच्चा माल मिलता था, उसके बारे में बताना। ऑलमोस्ट दोनों के अंदर जो है ना सेम सी ही बातें लिखनी है हमको। अब देखो इसीलिए मैं कह रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता पे ज़्यादा ध्यान देना, पढ़ लेना, इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेना। वैसे मैंने भी वीडियो बनाई थी आज से 1-2 साल पहले, इतिहास कराया था, उसके बाद हमारे चैनल हैक हो गया था और फिर जो है वो वीडियो गूगल से हटा दी गई थी, तो लोचे हो गए थे। बट हाँ, चैनल पे अभी भी अवेलेबल है वो चीज़, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा है तो उस वीडियो से समझ लेना। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रट लो इस क्वेश्चन को भी, बहुत बार आ चुका है ये भी। मोहनजोदड़ो की सड़कों और गलियों के बारे में आप क्या जानते हैं? सड़कों का वर्णन कीजिए भैया। सड़कें जो है 9 फुट चौड़ी, 12 फुट, जितनी भी लंबी चौड़ी वो जो कुछ था वो बताना है। साइड में कूड़ेदान भी रखा हुआ था, साफ सफाई की सुविधा थी, सड़कें कच्ची थी, वो सारी चीज़ें बतानी। वैसे ही गलियों की। भारतीय समाज को सिंधु सभ्यता की क्या देन है, क्या दिया है सिंधु सभ्यता ने हमको? गुरु नानक देव जी के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। इन उपदेशों का किस तरह संप्रेषण हुआ? गुरु नानक देव जी की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये वाले को अच्छे से करना है। जिनको जो है ना पास पास होना, मोस्ट इंपोर्टेंट तो जरूर रट के जाना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जिनके ऊपर लिखे हुए हैं, ज़्यादा पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो इनको तो जरूर अच्छे से पढ़ लेना। मैंने सारों पे नहीं लिखा कि सारे सेक्शनों में, सिर्फ इसमें ही लिखा 5 नंबर में और 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे, सिर्फ उन्हीं में लिखा है। छोटे क्वेश्चन तो बार बार वही आ जा रहे हैं, कुछ भी इधर उधर से एक एक 2 बार आते हैं, वो रैंडमली बदलते रहते हैं। बट हाँ, मेन क्वेश्चन में आपको नंबर आएंगे अच्छे वाले, और उन पे ही आपको ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों और किस तरह शासकों ने नयनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया? सूफी मत में मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए कि क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। सूफीवाद क्या है? इसका भारत में विकास कैसे हुआ? अब ये देखो, हो सकता है आपसे सिंपल यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बना देंगे, सूफीवाद क्या बता दो, या फिर आपसे पूछेंगे सूफीवाद का भारत में विकास कैसे हुआ, 3 नंबर में इसको दे सकते हैं। तो डरना नहीं है क्वेश्चन को, अगर तुम ये करके जाओगे तो आपको पता होगा ऑलरेडी उसके आंसर के बारे में। इस अध्याय का नाम हमको दिया गया है साथ में, भक्ति सूफी परंपरा वाला जो चैप्टर है हमारा, तो इसमें निहित सामाजिक और धार्मिक विचारों पर चर्चा कीजिए। भक्ति आंदोलन क्या था, इसकी मुख्य शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। कबीर के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। इन उपदेशों का किस तरह संप्रेषण हुआ, वो भी हमको साथ में बताना है। संत कबीर के जीवन और उनके उपदेशों का वर्णन कीजिए। देखो ये यही उपदेश तो है, ये सेम उपदेश यहाँ टेपने हैं, बस उनका जीवन और एडिशन बताना है। मीराबाई की जीवनी को अपने शब्दों में लिखिए कि उनका जीवन कैसा था, क्या हुआ उनके साथ, वो बताना है हमको। चर्चा कीजिए कि अलवार, नयनार और वीर शैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना की। गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता का कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया? ये जो है लास्ट चैप्टर्स के अंदर से है हमारा, मतलब बिल्कुल लास्ट में नहीं है, उधर किधर से ही जो चैप्टर हमारा गोलमेज सम्मेलन होता है वो उसके रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रगति का विवरण कीजिए कि क्या हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन जब चलाया गया था, कैसे वो आगे बढ़ता रहा, कैसे लोगों का समर्थन उसको मिलता गया। भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों की समीक्षा कीजिए। ये आंदोलन किस कारणों से हुआ, क्या पीछे कारण थे,
1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया, इसके पीछे कारण क्या थे, यही सेम आंसर लिखना है। बट ये मैंने नीचे इसीलिए लिख दिया ताकि तुमको समझा पाऊँ, दिखा पाऊँ कि क्वेश्चन को कितना ट्विक कर देते हैं बहुत बार ये लोग। अब ये क्वेश्चन को तुमने रट लिया, ऐसा क्वेश्चन देते हैं, डरना नहीं है। देखो वही कारण आपसे अब भी पूछ रहे हैं, रीजन पूछ रहे हैं ना, यही रीजन इसमें सीधे सीधे पूछ रहे थे, बस गांधी जी हटा दिया इसमें से। अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसान, तालुकदार और जमींदार उसमें शामिल क्यों हुए। ये आई थिंक 1857 के विद्रोह की बात कर रहे हैं और उस टाइम पे काफ़ी बड़ा विद्रोह था, तो उसके पीछे कारण देने हमको। अवध में विद्रोह की व्यापकता के उत्तरदायी प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। ये सेम ही चीज़ बतानी है हमको कि क्यों व्यापकता के पीछे कारण क्या थे ना, तो वही लॉजिक हमको इस आंसर में भी देने हैं, सेम से आपको लिखना आना चाहिए। देखो पास से ही बना के लिखते हैं हर कोई, ऐसा रट के कोई जाता नहीं है स्पेशली। 1857 के विद्रोह के सामाजिक और धार्मिक कारणों की व्याख्या कीजिए। अब ये आपको अलग अलग लिखने हैं, सामाजिक कारण अलग से, धार्मिक कारण अलग से, दोनों में कम से कम 5-5 पॉइंट के आसपास आपको पता होने चाहिए। हो सकता है आपसे सिर्फ सामाजिक भी पूछ ले, हो सकता है सिर्फ धार्मिक कारण भी पूछ ले। बहुत सारे स्थानों पर विद्रोही सिपाहियों ने नेतृत्व संभालने के लिए पुराने शासकों से क्या आग्रह किया। 1857 के विद्रोह की असफलता के कौन कौन से कारण थे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, कई बार का मतलब बहुत ज़्यादा बार आ चुका है, उसी को मैं बताता हूँ। वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख ही रखा है मैंने, लेकिन जो कुछ ज़्यादा ही आ जाता है ना, उसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि तुम उसको अच्छे से याद कर लो। 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिक क्यों शामिल हो गए थे, क्योंकि वो पंगे हो गए थे ना चर्बी वाले कारतूस के, वही बताना है आपको। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए थे, वो भी हमको बताने हैं, कम से कम 5-6 तरीके बताने हैं क्या क्या करा उन्होंने। जातीय धर्म भेदभाव वगैरह बहुत सारे पंगे करे थे उन्होंने भी। 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी। असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था, ये आंदोलन को पढ़ लेना, असहयोग आंदोलन। इसमें हमें सरकार का समर्थन नहीं करना था, महात्मा गांधी ने चलवाया था ये, तो इसके बारे में पढ़ लेना, ये काफ़ी काम का जो है आंदोलन और एग्जाम में आता रहा है। असहयोग आंदोलन का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने क्यों चलाया था। हालातों का वर्णन कीजिए कि क्या पंगे हुए उसकी वजह से। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने, एक फिर से आ गया ना अंग्रेजों वाला, तो यार अभी तो काटा था मैंने, अरे ये रहा देखो, ये रिपीट हो गया, चलता रहता है यार, एक आध तो बच ही जाता है, कितना भी चेक कर लो, लिख रखा है वैसे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर भी बच जाते हैं। विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए थे। विद्रोही क्या चाहते थे, विद्रोही यानी कि जो विद्रोह कर रहे थे ना, क्रांतियां कर रहे थे भारत के लोग, तो वो क्या चाहते थे। विभिन्न समूहों की दृष्टि में कितना फर्क था। उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जिससे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे। गांधी जी द्वारा 1947 में दंगों के दौरान, ये दंगे वही है विभाजन वाले, और सद्भावना स्थापना के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। आई थिंक सो ये ओएस है, आउट ऑफ सिलेबस हमारा, विभाजन वाले चैप्टर से है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन पे मैंने नहीं लगाया, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसा छूट जाता है, एक एक क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के लगाना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है मेरे लिए भी, तो मैं बता दे रहा हूँ साथ में ही जो मेरे को ध्यान आ रहा है कि हाँ ये आउट ऑफ सिलेबस हमारा, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। एक बार क्रॉस चेक और कर लेना, कहीं दूसरे चैप्टर से ना हो, किसी दूसरे चैप्टर से, तो वो जरूर ध्यान रखना तुम। बाकी मैं बता दूंगा, कोशिश ज़्यादातर एक्यूरेसी रहेगी कि सही बता दूं आपको मैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि हमको सरकार की कोई बातें नहीं माननी, इसकी जो है प्रगति का वर्णन कीजिए, मतलब ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ता गया। गांधी जी के आखिरी बहादुराना दिनों यानी कि 1945 से 47 का वर्णन कीजिए कि उस समय क्या हुआ था। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को किस तरह बदल डाला। राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार किस प्रकार महत्वपूर्ण है। क्यों और कैसे नमक कानून, ये नमक कानून यानी दांडी यात्रा की बात हम कर रहे हैं, तो इसको अच्छे से करना है, इस वाले टॉपिक को भी, इसमें से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्यों और कैसे नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था। निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है। ये स्रोत सरकारी ब्यूरो से किस तरह अलग होते हैं। ये कुछ खास क्वेश्चन मुझे लगा नहीं, पता नहीं ऐसे एम ही दे दिया होगा एग्जाम वालों ने। किस हद तक उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली मस्जिदों का स्थापत्य परिपाटी और सार्वभौमिक आदर्शों का सम्मिश्रण है। तो ये थे हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन, सॉरी 6 मार्क्स के क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इनको जरूर से अच्छे से पढ़ के जाना। एडिशनल करने हो तो एडिशनल्स भी कर सकते हो, बट एक चैप्टर मैंने आपको बोला है हड़प्पा वाला, ठीक है, उस चैप्टर को तो बिल्कुल रट लेना, उस चैप्टर में से बहुत क्वेश्चन आएंगे, देख लेना एग्जाम में। कुछ सेट में तो भर भर के आ जाते हैं, कुछ में थोड़े से कम हो जाते हैं, मतलब आते हैं
सभी सेटों में आते हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उस चैप्टर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना तुम। अभी देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चन है, 3 से 4 नंबर के। कभी एग्जाम में 4 नंबर के दे देते हैं इनको, कभी 3 नंबर के दे देते हैं। तो ये दोनों ही टाइप के जो क्वेश्चन हमारे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब इनमें से जो है देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। अभिलेख शास्त्रियों की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन कीजिए। इब्न बतूता द्वारा वर्णित भारतीय शहरों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन भारतीय शहरों के विषय में इब्न बतूता ने क्या बताया। ये सेम ही चीज़ आपको लिखनी है। देखो क्वेश्चन कितना घुमा दिया इन्होंने। हमसे पहले पूछा भारतीय शहरों की मुख्य विशेषताएं, कि इब्न बतूता ने क्या बताई थी। अभी हमसे पूछा कि शहरों के बारे में इब्न बतूता ने क्या बताया। तो ये थोड़ा ई छोटा ई, कभी एग्जाम वाले ही कर रहे हैं ये लोग, तो उसके हिसाब से मेरे को लिखना पड़ा यार क्वेश्चन, क्या करूँ। देखो अभी इब्न बतूता ई बड़ा कर दिया, कभी छोटा कर दे रहे हैं, तो ये चलता रहता है एग्जाम वालों का, खुद ही पता नहीं मैटर सॉर्ट नहीं हो रहा अपना। अब देखो ये जो है दोनों में एक ही चीज़ लिखनी है कि शहरों के बारे में इब्न बतूता ने क्या-क्या बताया था। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए कि क्या सबूत उसने बताए थे कि यहाँ पे दास प्रथा चल रही है। इब्न बतूता कौन था? वो भारत क्या करने, मतलब भारत क्यों आया था, क्या काम था उसको भारत से। विजयनगर की सड़कों की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अध्याय के विभिन्न विवरणों से आप विजयनगर के सामान्य लोगों के जीवन की क्या छवि पाते हैं, जो लोग जी रहे थे उनके जीवन कैसा था। कृष्णदेव राय का विजयनगर साम्राज्य के विकास में क्या योगदान था। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, इस पे थोड़ा ध्यान रखना तुम। विजयनगर साम्राज्य की खोज पर एक नोट लिखिए कि कैसे हमें पता लगा यहाँ पे एक साम्राज्य था जिसका नाम विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, कि कैसे वो बर्बाद हो गया। विजयनगर शहर में कृषि क्षेत्र की किलेबंदी के लाभ और हानियां बतानी है, कि जो किलेबंदी करी गई थी वहाँ पे कृषि क्षेत्र के लिए, तो उसमें क्या फ़ायदे हुए, क्या क्या हानियां उनको देखने को मिली, वो सारी चीज़ें हमको बतानी हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है मुगल काल में ग्राम पंचायत के कार्यों का उल्लेख कीजिए। अब ये देखो ये आउट ऑफ सिलेबस है। मुगल काल, देखो मुगल काल का मैंने बोला था, मुगलों के बारे में जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे आउट ऑफ सिलेबस है। बाकी आपकी मर्जी है भाई, पढ़ना हो फिर मेरे को ये मत बोलना कि हम हमारे टीचर ने तो करा दिया था, हमें तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो भाई पढ़ लो, लिख दिया मैंने आपके लिए भी, ठीक है, उनके लिए भी, लेकिन साथ में बता दिया है कि सिलेबस से बाहर एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। ज़्यादा ही मन कर रहा है तो पढ़ लो, ठीक है। तो देखो वीडियो में सारे आराम से दिखा देता हूँ आपको। ये सारे क्वेश्चन मैंने मुगलों वाले इकट्ठे कर दिए ताकि दिक्कत ना हो किसी को। पंचायतों और ग्राम प्रधानों द्वारा ग्रामीण समाज को विनियमित करने के तरीकों पर चर्चा कीजिए। व्हाइट और ब्लैक टाउन, ये जो शब्द थे ना, मतलब ये अंग्रेजों का अलग इलाका था, भारतीयों का अलग, उस शब्दों का क्या महत्व था वही बताना है हमको इसमें पूरा। महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। किताब उल हिंद, इस पर एक नोट लिखना है इसके बारे में। लॉटरी कमेटी जो 1817 में थी, इसके मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। संगम साहित्य पर टिप्पणी लिखिए। बर्नियर कौन था, उसने सती प्रथा के बारे में क्या लिखा है। बर्नियर कौन था, ये सेम ही चीज़ बताओगे यहाँ पे भी। उसने भारत के बारे में क्या जानकारी दी। देखो यहाँ पे पूछा सती प्रथा, यहाँ पे पूछा भारत के बारे में। हो सकता है आपसे सीधा ये भी पूछ ले कि बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में क्या बताया है 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये चलता रहता है, इनको अगर तुम स्टार्टिंग से बड़े क्वेश्चन से करने बैठोगे याद, तो जल्दी याद होते हैं वो, इसीलिए मैं पहले बड़े क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। और आपके फाइनल एग्जाम में भी बड़े क्वेश्चन पहले ही दिए जाएंगे वैसे तो। बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों पर की चित्तर पर चर्चा कीजिए। 16वीं से 17वीं शताब्दी में कृषि के लिए कौन से सिंचाई साधनों का इस्तेमाल किया जाता था। औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड्स संभाल कर क्यों रखे जाते थे। मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताएं बताइए। मौर्य साम्राज्य के पतन के कोई 4 कारण बताइए। इसको जो है ना 4 की बजाय जो है कम से कम 5 से 6 याद कर लेना, एडिशनल याद करने हैं, ठीक है ना। हो सकता है इसी क्वेश्चन को 6 कारण या फिर मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों पर चर्चा कीजिए, ऐसा क्वेश्चन दे के आपको जो है 6 नंबर के क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ठीक है। जब पॉइंट अगर एडिशनल हो आपके पास में तो पढ़ लिया करो एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा। 16वीं और 17वीं सदी में जंगलवासियों की जिंदगी किस तरह बदल गई। औपनिवेशिक मद्रास में शहरी और ग्रामीण तत्व किस तरह घुल मिल गए थे। पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में मैगस्थनीज के विवरण पर प्रकाश डालिए। महानवमी डिब्बा क्या था, ये भी एक जो है मंदिर, मतलब शायद बुद्धों का मंदिर या कुछ, क्या सीन था ये अभी पक्का ध्यान नहीं है, बट जब पढ़ाया था जब तो ध्यान था। बहुत ही आसान है ये, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। यह किस लिए महत्वपूर्ण था। 18वीं सदी में शहरी केंद्रों का रूपांतरण किस तरह हुआ।
हड़प्पा कालीन समाधान प्रणाली पर संक्षिप्त नोट लिखिए। हड़प्पा के जो है ना ज़्यादातर बड़े ही क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन कम आते हैं। वो एक मस्त चीज़ लगी मेरे को, मतलब 6 नंबर का ही आएगा ज़्यादातर। मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस रहते हैं कि 6 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा हड़प्पा वाले से। छोटे क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि 6 नंबर का भी दे देते हैं, 4 का भी दे देते हैं, उसमें 2 का भी दे देते हैं। ये भी हो जाता है कभी कभी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस चैप्टर को ध्यान में रखना, थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। स्पष्ट कीजिए, पितृवंशिकता विशिष्ट परिवारों में महत्वपूर्ण क्यों थी? बौद्ध धर्म के अष्टमार्ग सिद्धांत पर एक नोट लिखिए। अष्टमार्ग यानी कि 8 तरीके बताए थे महात्मा बुद्ध ने जीवन में शांति सुकून प्राप्त करने के लिए, और उन्हीं का वर्णन हमको करना है। पैगंबर मोहम्मद कौन थे? उन्होंने उनकी कोई 4 शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। कृषि इतिहास लेखन में आईने अकबरी, ये जो नाम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत है, ये कोई किताब ग्रंथ होगा कोई, तो इसके बारे में हमको वर्णन करना है। आईने अकबरी का लेखन क्यों किया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो सबको पता होगा, अमृतसर में हुआ था, तो इसके ऊपर काफ़ी बड़े विवाद हुए थे बाद में। तो इस पर हमको एक नोट लिखना है, इसके बारे में बताना है कि कैसे जनरल डायर आया और गोलियों, हमारे जो है वीर जवानों पर गोलियां चला दी गई, तो उसके बारे में हमको बताना है इसमें। भूमि अनुदान पत्रों से आपका क्या अभिप्राय है? अल बरूनी ने भारत की जाति व्यवस्था का वर्णन कैसे किया है? अमर नायक कौन थे? उनके क्या कार्य होते थे? दस्तकार के रूप में महिलाएं क्या करती थी, मतलब काम क्या थे उनके? औपनिवेशिक शहर में सामने आने वाले नए तरह के सार्वजनिक स्थान कौन से थे? उनके क्या उद्देश्य थे? प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शहरों में खुद को किस तरह स्थापित किया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विदेशी यात्रियों के भारत आने का उद्देश्य क्या था, मतलब क्या करने आते थे वो भारत? स्वेज नहर को कब खोला गया? बम्बई पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? औपनिवेशिक काल में पर्वतीय शहर क्यों विकसित हुए थे? जो पर्वतों वगैरह पे थे शायद से वो वाले हैं। औपनिवेशिक काल शायद ये उस टाइम पे इस वजह से हुए थे ये विकसित, शायद अंग्रेजों को वहाँ जाना रहता था, ऐसा कुछ मामला था कि अंग्रेजों को एंटरटेनमेंट चाहिए था, वहाँ पे टाइम पास के लिए ठंडी जगह चाहिए थी। तो इसी यही कोई कारण था जो कि मैंने किताब में लास्ट टाइम पढ़ाया था शायद से, इसलिए मेरा थोड़ा सा ध्यान है। कनिष्क पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये राजा है, राजा कनिष्क, उसके बारे में बताना आपको। जंगल वासियों के जीवन में बदलाव के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। देखो 2 ही नंबर में भी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने 3 नंबर में हमको दिया है ये, तो इनकी मर्जी रहती है भाई, कुछ भी कर सकते हैं ये। नए शहरों में सामाजिक संबंध किस हद तक बदल गए? अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि पढ़ने में कौन सफल रहा था? ये तो मेरे को 1 ही नंबर का लग रहा है भाई, नाम ही तो पूछ रहे हैं और 3 नंबर में दे दिया, पता नहीं क्या चाहते हैं हमसे ये। अल बिरूनी कौन था? वह भारत कैसे आया? औपनिवेशिक मद्रास में शहरी और ग्रामीण तत्व किस हद तक घुल मिल गए थे? प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपको क्या पता है? धर्मशास्त्र में दिए गए विवाह के 4 उत्तम प्रकारों का वर्णन कीजिए। विद्रोही क्या चाहते थे? ये विद्रोही वही है जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उनको विद्रोही कहा जाता है। तो वो क्या चाहते थे अंग्रेजों से? सहायक संधि क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की माप तोल प्रणाली, यानी कि उनके बाट वाट थे ना, वो ऐसे चकोर से देखने को मिलते, तो वो उनके बारे में हमको पूरा बताना है। धर्म सूत्रों में चांडालों के विषय में क्या बताया गया है, और इनके कर्तव्यों के बारे में भी बताइए कि इनके क्या कर्तव्य हैं। सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों के योगदान पर चर्चा कीजिए। चिश्ती सिलसिले पर एक संक्षिप्त नोट लिखे। खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त नोट लिखो। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप के। अभी देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। देखो मैंने ये ऐसा इसीलिए लिखा है अब की बार, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही देते हैं वो, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, ऐसे नाम रख रख के। माँ हम भी ऐसे ही देंगे अब की बार से, ठीक है। तो देखो अभी आएंगे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स के थोड़े से ज़्यादा हैं क्योंकि एग्जाम में ही ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो अभी फाइनल में भी ज़्यादा ही मिलेंगे यार एनालिसिस करने पे। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, जरूर से अच्छे से करना। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है और इसकी खोज किसने करी थी, वो भी बताना है। गुप्त काल के दौरान भूमि अनुदान पात्रों से क्या अभिप्राय था? गुप्त काल में दिए गए भूमि अनुदानों की 2 विशेषताएं लिखिए। महाभारत की विषय वस्तु क्या है? क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? चर्चा कीजिए, यानी कि जो हमें नाम सुनने को मिलता है, मतलब ऐसा लगता नहीं कि आपको यार एक ही बंदे ने इतनी जल्दी वो इतनी बड़ी किताब ग्रंथ लिख दिया होगा, तो ये थोड़ा सा खतरनाक ही मामला लगता है। तो इसलिए ये कह पूछ रहे हैं हमसे, स्तूप क्यों बनाए जाते थे?
विदेशी यात्रियों के भारत आने का उद्देश्य क्या था। देखो यही सेम क्वेश्चन देखा था हमने 3 नंबर के लिए शॉर्ट आंसर टाइप में, वेरी शॉर्ट में भी दे रखा है, तो चलता रहेगा। ये हो सकता है इधर कोई अच्छा सा क्वेश्चन हो तो वो ऊपर अपग्रेड कर दिया जाए 3 नंबर में या शॉर्ट आंसर टाइप में, तो ये चलता रहता है इनका। गुरु गोबिंद सिंह जी ने किस पंथ की स्थापना करी थी। आईने अकबरी की कोई दो सीमाओं का वर्णन कीजिए। आईने अकबरी का लेखन क्यों किया गया था। ये जो नाम है ना इन पे थोड़ा सा ध्यान रखना, बट मेरे को ऐसा लग रहा है ये ओएस है हमारा, आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि अकबर वकबर उधर ही है सारे के सारे उसी चैप्टर में 9th वाले में। अकबर ने ये शायद ये भी आउट ऑफ सिलेबस हमारा, ये भी अकबर के, यार छूट कैसे गई ये सारे अकबर वाले हैं ये मुगलों के ही तो है ये सारे के सारे। रिहला ये वाला नहीं है, ये कहीं और से, मैंने चैप्टर चेक करा था इसके चक्कर में। तो रिहला और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसके लेखक कौन थे। ये उस 9th चैप्टर में नहीं है, किसी और चैप्टर में, जरूर से देख लेना इसको। मैंने क्रॉस चेक करा था इसको इस वजह से, क्योंकि मेरे को डाउट हुआ कि हो सकता ना हो। उसके बाद हमारे जो है कुछ और मुगलों वाले ही क्वेश्चन है। देखो बहुत क्वेश्चन आते थे, बाकी दो है जो है ना 12th चैप्टर था हमारा और 14th, उसमें से नहीं आता कुछ भी, मतलब काटो ना काटो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ ये वाला चैप्टर बहुत खूबसूरत था, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते थे और रिपीट होने वाले भी आते थे, बट क्या करें यार सिलेबस से बाहर चला गया। चलो तुम देख लो क्वेश्चन, देखो कितने सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस। अब मैं आराम आराम से दिखा रहा हूँ, अगर किसी को करना है तो वो कर लेना भाई, मेरे को ये मत बोलना कि सर आपने बता दिया हम करके नहीं गए, हमारे टीचर तो बोल रहे थे हमें तो करना था। भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तुमको वीडियो में दिख रहा है सारी चीज़ें। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अपने कंटिन्यू करते हैं। रैयतवाड़ी से क्या अभिप्राय है। दांडी मार्च पर टिप्पणी कीजिए। दांडी मार्च समझते हो ना, महात्मा गांधी जी ने जो है नमक कानून तोड़ा, जो है यात्रा शुरू करी, उसी के बारे में है। हड़प्पा कालीन शव साधनों का संक्षिप्त वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण। देखो हमने इतने सारे पढ़ लिए पहले ही लॉन्ग क्वेश्चन में, 2 कारण बता देंगे हम आराम से। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों के बारे में आपको क्या पता है, ये भी हम ऑलरेडी कर लिया बड़े क्वेश्चन में। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित सिंचाई के कोई 3 साधन बताइए। सिंधु घाटी की सभ्यता में माप तोल की विधि के बारे में तुमको क्या पता है, कैसे वो बांट रखते थे। बौद्ध धर्म के पतन के कोई 2 कारण लिखिए। बौद्ध धर्म की 2 शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। बौद्ध धर्म के 4 सत्य कौन से हैं। यानी कि वो 4 सत्य बता रखे, एग्जैक्ट 4 ही है वो, कम ज़्यादा नहीं है, एग्जैक्ट 4 हैं वो, ठीक है ना। मतलब दुख क्या है, दुख का कारण क्या, वही सारी चीज़ें बता रखी हूँ, 4 सवाल से टाइप में है वो, तो वो याद करने हैं आपको। मैगस्थनीज कौन था। इब्न बतूता कौन था। इब्न बतूता कौन था और वो कहाँ का निवासी था। इब्न बतूता ने दिल्ली के बारे में क्या लिखा हुआ है। इब्न बतूता पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको पढ़ लेना। ये भारत क्या करने आया था, कौन था, कहाँ से आया, इसने किसके बारे में क्या बताया, वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाते रहते हैं लोग इब्न बतूता पे। इब्न बतूता ने भारतीय डाक व्यवस्था के बारे में क्या लिखा। इब्न बतूता ने दौलताबाद के बारे में क्या लिखा। बर्नियर ने भारतीय किसानों की स्थिति के बारे में क्या लिखा। बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए। सूफी, ये जो शब्द है इससे क्या मतलब है, मतलब अभिप्राय बताना है हमको। मनसबदारी प्रथा से क्या अभिप्राय है। पहाड़िया लोगों की जीविकोपार्जन से के साधन क्या थे। मतलब भाई इतना कठिन वर्ड देना जरूरी था। ये पूछ रहे हैं आपसे कि जीविका के साधन क्या थे, कैसे वो क्या काम वगैरह करते रहते थे, वो चीज़ें बतानी है। पहाड़िया लोग मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण क्यों करते थे। पहाड़िया लोग द्वारा अपनाई गई झूम खेती क्या थी। झूम बराबर झूम करते थे ना वो लोग, मतलब कि एक जगह पे खेती करो फिर दूसरी जगह पे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं इंग्लिश में हम लोग इसको। मतलब वो एक जगह पे साफ करके पूरा खेती करेंगे, फिर दूसरी जगह चले जाएंगे थोड़ा सा, तो ऐसे ही जो है फिर तीसरी चौथी ऐसे, फिर कुछ सालों के बाद वो फिर से उस पहले वाली जगह पे आ जाते थे, उसको हम कहते हैं झूम खेती। तो ये वहाँ पे प्रचलन में थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जंगल थे यार, और क्या करें वो लोग। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापिस क्यों ले लिया। ये शायद चोरा चोरी हुआ था ना, शायद ये इसी से रिलेटेड है, वो चोरा चोरी वाला हत्याकांड जो हुआ था, थाने को जला दिया और वगैरह, तो वही बताना है कि वो पंगे हुए और उसकी वजह से असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापिस ले लिया था। असहयोग से गांधी जी का क्या अर्थ है, मतलब जो है गांधी जी का इससे यह अर्थ है कि हमें सरकार का सहयोग नहीं करना है। गांधी इरविन पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच में, तो इसके ऊपर हमें पूरी डिटेल में पता करना है, साथ में डेट वेट भी याद कर लेना, ठीक है। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा क्यों बनाना चाहते थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं। अशोक के धर्म के कोई 2 सिद्धांत बताइए। अशोक के अभिलेखों के ऐतिहासिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। जैन धर्म का विभाजन कौन से 2 उप संप्रदायों में हुआ।
जैन शब्द का क्या अर्थ है? जैन का मतलब होता है जीतना। ये जैन जो है जिन शब्द से निकला हुआ है, जिन, और ये जिन का मतलब होता है जीतना, यानी कि जैन का कुल मिला के अर्थ होता है इंद्रियों को जीतना। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ रहेगा, ऐसे कुछ लिखना रहेगा हमको। जैन धर्म का विभाजन कौन से दो उप संप्रदायों में हुआ था? भारत में इस्लाम का आरंभ कैसे हुआ? आक्रमण वाले नहीं टिक रहे थे। इस्लाम की दो शिक्षाओं का वर्णन करें। महलवाड़ी प्रणाली के बारे में आपको क्या पता है? ये प्रणालियाँ सारी पढ़ लेना, महलवाड़ी, इस्तमरारी, पता नहीं ऐसे ही कोई थे, दो तीन है ये, इनको सारों को पढ़ लेना। इनमें से क्वेश्चन कोई सी आती रहती है एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ के जानी इनकी डेफिनेशन वगैरह, तो ठीक है। छोटे शहर या कस्बे होना था। करवे क्या होते हैं भाई? छोटे शहर या कस्बे, कस्बे है ये, कस्बे, कस्बे। तो कस्बे गांव से किस प्रकार भिन्न थे? दो अंतर लिखिए। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपको क्या पता है? ये देखो, ये सेम क्वेश्चन हमारा कितने में था? ये सेम क्वेश्चन 3 नंबर में था ना, अभी 2 नंबर में दे दिया। भारत में परिवार व्यवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। गरीब नवाज की दरगाह के बारे में आपको क्या पता है, क्या जानते हो? अकबर वाला आ गया ये फिर से। दामिनी को से क्या मतलब है? ये भी इसी में से लग रहा है मुझे, आउट ऑफ सिलेबस वाले में से। सत्याग्रह का क्या अर्थ है? पूरा पुरालेख शास्त्र किसे कहते हैं? गुरु नानक देव जी की विचारधारा को फैलाने में गुरु अर्जुन देव का क्या योगदान था? गुरु नानक देव जी की किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। शाहजहाँ के बारे में संक्षिप्त नोट लिखिए। दीवानी शब्द से क्या अभिप्राय है तुम्हारा? मनुस्मृति, ये जो है ना, क्या होता है दीवानी का मतलब एक्चुअली में? ये इन्होंने, अंग्रेजों ने जब प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध जीता था, तो उनको दीवानी मिली था ना 3 रियासतों की, जो उड़ीसा के आसपास के रीजन्स थे, बंगाल, उड़ीसा और एक और जगह थी कोई सी। तो इनके 3 क्षेत्रों की दीवानी मिल गई थी उनको। और उसके, वो दीवानी का मतलब होता है कि जब कब्जा कर लिया ना, तो वहाँ पे से जो पैसा मिलेगा, टैक्स का पैसा, तो वो सारा पैसा अंग्रेजों के पास जाना था, उसको हम दीवानी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कर का पैसा जो आना होता है। मनुस्मृति क्या थी? इसका संकलन कब हुआ? धर्म चक्र परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? ये धर्म चक्र परिवर्तन, ये महात्मा बुद्ध वाले में से है। धर्म चक्कर मतलब कि धर्म बदलने लग गया था ना अभी, महात्मा बुद्ध जो है, जब उन्होंने ज्ञान दिया, उपदेश देने शुरू करे और लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया, उसी को हम कहते हैं धर्म चक्कर परिवर्तन। सूर्यास्त कानून क्या था? ये कानून मेरे को भी ध्यान नहीं है, बट बहुत ही प्यारा सा कानून था ये, मतलब वैसे बुरा था यार, बहुत बुरा कानून था। लैप्स की नीति क्या थी? भारत के संविधान में कितनी सूचियां हैं, उनके नाम लिखे। हरिसेन कौन था? जंगल वासियों के जीवन में बदलाव के 2 कारणों का वर्णन कीजिए। बाबर द्वारा किए गए भारत में युद्धों का वर्णन करें। ये भी आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है मेरे को। बंगाल में के स्थायी बंदोबस्त की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। रोल टैक्ट क्या था? ये कानून था, शायद हथियार वगैरह नहीं रख सकते तुम घर पे, तो ऐसा ही कुछ कानून था शायद से। क्योंकि यार एक तो दिक्कत ये है ना, इतिहास इतने सारे कानून हो जाते हैं ना, भूल जाते हैं हम लोग, ऊपर से फिर हम अलग अलग चीज़ें पढ़ते रहते हैं। सोने के सिक्के के बारे में एक संक्षिप्त नोट लिखिए। हैं, ये कौन सा नोट हुआ? अल बिरूनी कौन था? उसे कौन सी 2 समस्याओं का सामना करना पड़ा? जोगी कौन थे? पूना पैक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? पूना समझौता भी कह सकते हैं इसको आप। साइमन कमीशन का कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था? मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण लिखिए। अब देखो 2 नंबर में आ रखा है आपका ये, तो आपको जो है 2 से 3 कारण बताने, ज़्यादा नहीं बताने। गांधार शैली की मूर्तिकला की 2 विशेषताएं लिखिए। रिहला, इस ये जो शब्द है, इस पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए कि क्या है ये। खालसा पंथ की स्थापना कैसे हुई? औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। लाहौर अधिवेशन का महत्व क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के किन्हीं 4 बड़े शहरों के नाम बताइए। अब देखो इतने सारे नाम है सिंधु घाटी सभ्यता में, आपको जो है खास तौर पे हरियाणा वाले जरूर ध्यान रख लेना तुम, 2-4 तो कम से कम। वैसे बड़े बड़े जो नाम हैं वो क्या क्या है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, है ना, और भी है कई सारे हैं हरियाणा के भी। हरियाणा के पढ़ोगे तो अपने आप ही पता लग जाएंगे तुमको, और भी एडिशनल। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब और कहाँ अपनाई गई थी? अहमदाबाद मिल हड़ताल पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। यहाँ पे हड़ताल चली थी ना, तो क्या पंगा हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, कैसे शॉर्ट किया गया हड़ताल को, वो सारी बताने आपको इन शॉर्ट में। मोहनजोदड़ो के घरों में कोई 2 मुख्य विशेषताएं, विशेषताओं के नाम पे क्या था? 2 मंजिल के घर होते थे, घर जो है पक्के होते थे, आंगन होता था घरों में, वही सारी चीज़ें बतानी। 2 विशेषताओं के नाम पे क्या ही बताना आपको, बहुत सारी विशेषताएं ऑलरेडी पता होंगी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? और साम्राज्य के किन्हीं 4 प्रांतीय केंद्रों के नाम भी लिखने हैं। त्रिरत्न से आपका क्या अभिप्राय है? इतिवृत्त, क्रॉनिकल क्या थे और ये क्यों लिखे गए? जॉन मार्शल कौन था?
अशोक के धर्म के कोई 2 सिद्धांत बताइए। ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। गरीब नवाज दरगाह के बारे में आप क्या जानते हैं? पूना सार्वजनिक समझौता, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? सॉरी, समझौता कह रहा हूँ, पूना सार्वजनिक सभा। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए कि इसकी लिपि में क्या विशेषताएं थी। कौटिल्य कौन था? ये मौर्य वाले में से है, ये कौटिल्य वहीं से था, ठीक है। इसके ऊपर ये भी पूछ सकते हैं कौटिल्य ने कौन सी किताब लिखी थी, तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे। भारत का वृत्तांत लिखते समय अल बिरूनी के सामने आई किन्हीं 2 समस्याओं का वर्णन कीजिए। मुरीद और मुर्शिद, इन दोनों में क्या अंतर है? खुद कास्ट कौन थे? 2 टाइप के लोग होते थे ना, खुद कास्ट और पाही कास्ट। दोनों को पढ़ लेना, खुद कास्ट को भी, पाही कास्ट को भी। औरंगजेब का शासनकाल, ये तो शायद आउट ऑफ सिलेबस ही लग रहा है मुझे। जमींदारों पर नियंत्रण के उद्देश्य से कंपनी ने कौन कौन से कदम उठाए? बादशाह नामा, ये पक्का आउट ऑफ सिलेबस है हमारा। कोई सा भी नामा आ जाए, नामा, अगर कोई क्वेश्चन में नामा दिखे ना आपको मुगलों वाले में, तो वो हमारा अभी फिलहाल के लिए आउट ऑफ सिलेबस है। लाहौर अधिवेशन 1929 का क्या महत्व है? अगर नायकों के कोई 2 कार्य लिखिए, ये भी पढ़ लेना, अगर नायक कौन थे। ये शायद क्वेश्चन आ भी चुका है 3 नंबर वाले में, तो शॉर्ट आंसर टाइप में, अभी वेरी शॉर्ट में दे रखा है। 1857 की क्रांति के कोई 2 सैनिक कारण बताओ। एक तो थे चर्बी वाले कारतूस, एक सैनिकों के साथ में भेदभाव कर रहे थे, और भी पंगे थे यार बहुत सारे, आपको 2 ही बताने हैं। चलो 1 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं अभी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से अनजान थे? शायद लोहा था, आई थिंक सो। देखो पक्का नहीं है, अपने क्रॉस चेक कर लेना है कार्ड के आंसर। हाँ, मेजोरिटी में सही बता दूंगा मैं, जिनके आंसर मेरे को ध्यान आएंगे बताता चलूंगा मैं साथ में, ताकि तुमको हेल्प मिलेगी। हरियाणा में स्थित हड़प्पा सभ्यता के कोई 2 पुरास्थल बताओ। 2 ऐतिहासिक जगह बतानी है हरियाणा के अंदर से। तो ये हरियाणा के अंदर से अभी ध्यान नहीं है भाई मेरे को, बट हाँ देख लेना आप, काम किए, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? वो बैल, कुबड़ वाले सांड की या बैल की, ऐसा कुछ है वो, तो उसकी पूजा करते थे, जिसको हम खागड़ कहते हैं वैसे देसी स्टाइल में हम लोग, है ना। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो शायद दयाराम सैनी ने करी थी ना। दोनों की पढ़ लेना, हड़प्पा की खोज किसने करी थी, मोहनजोदड़ो वाली, दोनों की पढ़ लेना। एक में राखल दास बैनर्जी है और एक में दयाराम साहनी, तो दोनों को पढ़ लेना। अभी कंफर्म भी नहीं है मेरे को कौन से ने किसको खोज निकाला था, बट हाँ दोनों को याद होना चाहिए तुमको किसने क्या खोजा था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर बसा है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ये जो है मोहनजोदड़ो कब्रों का टीला, या पता नहीं ऐसा ही कुछ नाम है इसका, मोहनजोदड़ो का अर्थ हरि से मृतकों का टीला, सॉरी, कब्रों का टीला बोल रहा हूँ, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है ये। हरिसेन कौन था? विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? किसने स्थापना करी थी? अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये अवध के पीछे बहुत ज्यादा लगे हुए हैं क्रांति में, अवध पे ध्यान रखना तुम, ठीक है। और ये जो क्रांति है ना, ऐसे ही लिख दी मैंने, क्योंकि एग्जाम में पेपर में ऐसे लिख रखी थी मैं, मेरे को एक बार तो डाउट हुआ, लेकिन डाउट भी सही था मेरा, ऐसे ही लिखते हैं क्रांति, लेकिन इन्होंने ऐसे लिख रखी थी दिखाने के लिए, मगर हम भी लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं ऐसे, है ना। तो ये देखो ऐसे चलता रहता है, छोटी मोटी एरर पेपरों वाले भी करते हैं और हमसे भी होती रहती है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? वो तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। 1 नंबर में बताना है, 1 पॉइंट बताओ, काम खत्म करो बस। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? मुझे नहीं पता। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? इस्तमरारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? सती प्रथा कानून कब समाप्त किया गया? अल बेरूनी किसके साथ भारत आया था? बाण भट्ट कौन था? ये कवि था किसके दरबार में? ये भी नहीं पता मेरे को। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत में के किस भाग में लागू की गई? ये 2-3 व्यवस्थाएं, इनको पढ़ के जाना अच्छे से, कहीं तुम छोड़ के भाग जाओ। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? ये वही है मोहनजोदड़ो में जो बड़ा सा जोड़ बना रखा था ना, वो ईंटों का पक्का, वही है ये, विशाल स्नानागार कहते थे हम उसको। मैगस्थनीज किस शासक के दरबार में मेहमान बनकर रहा था? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र उसने लिखा था ना, चाणक्य ने, शायद चाणक्य कौटिल्य, उसको उसी का नाम है दोनों शायद से, तो उसी ने लिखी थी अर्थशास्त्र नाम की किताब। मौर्य उसका था ये, चंद्रगुप्त मौर्य का जो सेनापति वगैरह क्या था वो, ऐसा ही कुछ। महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? सबको पता है, तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। हाँ कुछ क्वेश्चन आसान भी दे देते हैं। प्राचीनतम ग्रंथों के अनुसार शूद्रों का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? सेवा करना, और क्या होता है? हस्ती मतलब ऊपर के जो 3 वो है ना, मतलब जो भी है ग्रुप या वगैरह, तो उनकी सेवा करना होता है वो। हस्तिनापुर गांव कहाँ स्थित है? अब पता लगा लो भाई कहाँ है ये।
पहले तो पढ़ाया था तो ध्यान था, भूल गया मैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? उसका नाम था सिद्धार्थ। बाद में फिर महात्मा बुद्ध बन गए थे वो। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? पक्का ध्यान नहीं है, बट प्राकृत होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली तो। पितृवंशिकता से आपका क्या मतलब है? महात्मा, ये फिर आ गया महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम यार। विजयनगर साम्राज्य में अमरनायक क्या काम करते थे? ये जो है भाषा में आउट ऑफ सिलेबस है। बेनामी खरीदारी क्या होती थी? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? जपूजी साहिब की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर 1966, नहीं 1866, ऐसा ही कुछ है ना। ये पक्का नहीं है, मुझे 2 अक्टूबर पक्का है, ठीक है। ये इतना पक्का है, इतना नहीं है। 1862, 62, 66 पता नहीं, इतने के लमसम कुछ था शायद। चेक कर लेना अपना, ठीक है एक बार। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री धन क्या है? जैन धर्म में तीर्थकर का अर्थ क्या है? विजयनगर साम्राज्य में प्रथम राजवंश का नाम बताइए। दीन इलाही की स्थापना कब की गई? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ब्लैक टाउन शब्द का अर्थ क्या है? खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? सिंधु घाटी के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? ये जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी लेते थे भाई लोग, और साथ में कर्नाटक वगैरह से, उधर के अपने भारत से भी मंगाया करते थे सोना। कई जगह से मंगाते थे, 2-3 जगहों के नाम बता रखे चैप्टर में। एकलव्य की कथा कौन से ग्रंथ में मिलती है? महाभारत में। एकलव्य वही है वो जिसने अंगूठा काट के दे दिया था गुरु द्रोणाचार्य के लिए, मतलब वो उसको गुरु मानते थे ना। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ये फिर से आ गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? अकबर के काल में कुछ होता रहे, एग्जाम से बाहर है। दामिनी को क्या थी? किताब ही होगी कोई। रैयत शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? रैयत जो है ना, किसानों को कहा जाता था। रैयतवाड़ी प्रणाली किस प्रांत में लागू की गई? ये प्रणालियां तो पढ़ देना, 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है। लॉटरी कमेटी क्या थी? गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेशों का प्रचार किस भाषा में किया था? आम बोलचाल की भाषा में किया होगा मोस्ट प्रोबेबली। जो है ना, उस टाइम में ऐतिहासिक जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, ज़्यादातर लोग वही करते थे। जैसे अभी मान लो हम हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं लोकल, तो क्या होती है, हमारी आम बोलचाल की भाषा है, लिखने बैठो तो लिखी नहीं जाती, लेकिन आम बोलचाल की भाषा वैसे ही चलता रहा है हमेशा से, और ज़्यादातर लोग उसी भाषा में प्रचार करते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। महाभारत का रचनाकार किसे माना जाता है? ये कौन था भाई महाभारत वाला? वेद व्यास था कि हाँ, वाल्मीकि था शायद से। देख लेना, एक रामायण महाभारत में अटक जाते यार, आधी चीज़ें भूलने लग गया हूँ मैं भी, आलसी हो गया हूँ, मुझे लग रहा है मैं भी पढ़ना पड़ेगा वापस से। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अभी नहीं पता मुझे। अकबरनामा आउट ऑफ सिलेबस हमारा। पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? झूम खेती करते थे लोग। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1757 में। पद्मावत का लेखक, इसके साथ में है ना बक्सर का युद्ध भी ध्यान रखना, 1764 में जो हुआ था ना बक्सर का युद्ध। ये 2 युद्ध जो है ना, भारत में अंग्रेजों की एंट्री बनी थी। और ज़्यादातर ये प्लासी का युद्ध ही क्यों पूछते हैं हमसे, क्योंकि इसने जो है हमारा इतिहास बदल दिया था, पूरे अंग्रेज भारत में घुसने लग गए थे ना, तो इसी वजह से इसको ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। पद्मावत, ये जो किताब या ग्रंथ कुछ भी होगा, इसको मुझे आइडिया नहीं है, बट इसका लेखक कौन था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव खालिस्तान अधिवेशन में पारित हुआ, मुझे नहीं आइडिया। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का शासक कौन था? मुगलों का राजा था वो, मुगलों का अंतिम राजा था ना वो, तो वही था वो, देख लो कौन था। अवध का अधिकरण खालिस्तान ईस्वी में हुआ, अधिग्रहण सॉरी। स्वामी महावीर का संबंध खालिस्तान धर्म से था, जैन धर्म से था, जैन महावीर कहते थे ना हम उनको। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह खालिस्तान में स्थित है। पता नहीं भाई, राजस्थान में होनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली तो, या कहीं और भी होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। खालसा पंथ के संस्थापक खालिस्तान थे, तो इसको पता लगा लो भाई, एक बहुत काम का खालसा पंथ वाला। संत कबीर की रचना खालिस्तान है बीजक, बीजक कहते हैं हम इसको, बीजक काफ़ी फेमस है ये, आपने हिंदी वगैरह में भी पढ़ी होगी ये। असहयोग आंदोलन खालिस्तान ईस्वी में आरंभ किया गया। भारत का पहला शहीद खालिस्तान था, ये बड़ा ही अजीब क्वेश्चन लगा मेरे को यार। 1857 की क्रांति का आरंभ खालिस्तान से हुआ था। तमिलनाडु में शिव भक्तों को खालिस्तान कहा जाता था, उनको शैव कहते थे हम लोग। विष्णु के जो भगत थे उनको वैष्णव या वैष्णव ऐसा सही कुछ नाम देते थे। खालिस्तान मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। कुरान शरीफ खालिस्तान धर्म से संबंधित है। ये कुरान किसकी किताब है पता है ना? मुसलमानों की, तो उसी धर्म से।
इस्लाम धर्म से संबंधित है ये। आदि ग्रंथ का संकलन खालिस्तान ने किया। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश खालिस्तान था। खालिस्तान ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ये तालीकोटा का युद्ध मैंने एमसीक्यू में भी देखा था यार। अभी देखो एमसीक्यू पूरे बने नहीं है, बट हाँ मैं काम कर रहा हूँ। आंसर लिखने में यार टाइम तो लगेगा ना उनका, शायद एक दिन के अंदर मैं कर दूँ आंसर वगैरह ढूंढ के। ऑथेंटिक आंसर ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती है यार। विजयनगर साम्राज्य के शासकों को खालिस्तान कहा जाता था। दक्षिण भारतीय राज्य खालिस्तान विजयनगर के समकालीन था। तो ये हमको बताने हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक। अब की बार भी ऐसा ही रहेगा, कुछ फिल इन द ब्लैंक देखने को मिलेंगे, कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू, ऐसे मिक्स से करेंगे। फिर 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के। स्टार्टिंग में तो आपको बड़े ही क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, लास्ट तक आते आते छोटे छोटे होते जाएंगे क्वेश्चन। तो ऐसा कुछ पैटर्न रहता है एग्जाम का। आपका सैम्पल पेपर देखोगे तो और भी अच्छे से आपको आइडिया लग जाएगा इसके बारे में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। कुछ के मैंने आंसर हिंट भी दे दिए कि कैसे क्या करना है। कुछ एक क्वेश्चन के जिनका मुझे आइडिया था, अभी ध्यान थे मुझे। हाँ, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, चलता रहता है ये चीज़। तो ये थे हमारी टोटल वीडियो। जिसने जो है लास्ट तक देखे कमेंट में बताना, ताकि मेरे को भी पता लगे यार जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए वो वर्थ इट है वो चीज़। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।